बुलेटिन में आपको बता दें कि ईरान में 28 दिसंबर को तेहरान से शुरू हुए प्रदर्शन अब तकरीबन पूरे देश में फैल गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। इस बीच ब्रिटिश अखबार द सन ने बहुत बड़ा दावा किया है। द सन के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हिंसा में मरने वालों की तादाद 12,000 तक पहुंच सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अब तक 2,000 लोगों की मौत की बात ही सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सैन्य हथियारों का इस्तेमाल हुआ, उनके साथ आतंकवादियों जैसा सुलूक किया जा रहा है। एक प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा सुनाई गई है। इधर भारत ने भी ईरान को लेकर एडवाइजरी जारी कर दिया है। भारत ने अपने नागरिकों से कहा है कि अगले आदेश तक वो ईरान की यात्रा ना करें। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लोगों के लिए संदेश जारी किया है। ट्रंप ने ईरानी जनता से अपील की है कि वो आंदोलन जारी रखे और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर ले। ट्रंप ने ईरानी जनता से कहा है कि आपके लिए मदद रास्ते में है। ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. I say save their names because they'll pay a very big price. And I've canceled all meetings with the Iranian officials until the senseless killing of protesters stops. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. और आज आवाज अड्डा में भी हम ईरान पर ही चर्चा कर रहे हैं। मिशन ईरान जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। ईरान से आई बुरी खबर के बीच आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव दिखा है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। आज कमोडिटी से जुड़े शेयरों में खास एक्शन दिखा है। बाजार में आज कैसे रहा कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस मार्केट में कुछ सिलेक्टेड स्पेसेस ऐसी थी जहां पर ज़बरदस्त एक्शन रहा। पूरी कमोडिटी स्पेस को अगर आप देखें, चाहे कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स हों या मेटल से, इन सब में ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिली। इसके अलावा क्योंकि PSU बैंक सिलेक्टेड कुछ के नतीजे बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिला। लेकिन शुरुआत करते बैंकिंग स्टॉक्स के साथ, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा चमक देखने को मिली है। और ख़ासतौर पर देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ PSU बैंक्स में कंपेरेटिवली बेटर है। आप देखिए, यूनियन बैंक है, इंडियन बैंक, PNB, कैनरा बैंक, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। इंडसइंड बैंक, इसने भी आप देखें तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दिन के दौरान दिखाया। इसके अलावा मेटल स्पेस में देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी, और ये तेज़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आप देखिए कि कॉपर, चांदी दोनों रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। इसका सीधा असर आता है वेदांता और हिंदुस्तान जिंक, बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। हिंदुस्तान कॉपर है, नाल्को यहाँ पर भी बढ़त के साथ कारोबार रहा। लेकिन खास बात है कि जो फेरस स्पेस के स्टॉक्स हैं, यानी जो स्टील कंपनीज़ हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छी तेज़ी नजर आई। क्रूड का इम्पैक्ट रहा ONGC और ऑयल इंडिया में, जहाँ पर बड़े गेंस के साथ कारोबार देखने को मिला। और साथ में IT स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने मार्केट को थोड़ा सा निराश किया है। अब चाहे आप कोफोर्ज को देखें, विप्रो, TCS, टेक महिंद्रा, सब में हल्की सी गिरावट नजर आई। वहीं सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी जारी है। MCX पर सोने का भाव 1,43,000 के पार चला गया है। वहीं चांदी भी 3 लाख के करीब जाती दिख रही है। क्यों है सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी हाँ, बाजार ने आज भी नए रिकॉर्ड हाईज यहाँ पर बनाए हैं। सोने की अगर बात की जाए तो हमने $4625 प्रति आउंस के ऊपर यहाँ पर प्राइसेस जाते हुए देखे। भारतीय बाजारों में 1,43,000 का ऑल टाइम हाई बन चुका है। पिछले साल सोने में करीबन हमने 65% की बढ़त आते हुए देखी थी, और इस साल में 5% की तेज़ी के साथ सोना कारोबार कर रहा है। चांदी की अगर बात करें तो इसने पिछले 12 महीने में आपको 200% के रिटर्न्स दिए हैं। लास्ट ईयर 150% था, और इस साल करीबन 26% की तेज़ी हम ऑलरेडी यहाँ पर प्राइसेस में दर्ज कर चुके हैं। चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $91 प्रति आउंस को ऊपर निकालती हुई नजर आई है, और भारतीय बाजारों में 2,85,000 यानी कि 3.25 लाख के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। वेल, सपोर्ट इस वजह से है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं,
स्पेकुलेटिव बाइंग बहुत ज़्यादा है, बाजार में खरीदार हैं, बिकवाली करने के लिए सामने से कोई है नहीं। जिस तरह का यूएस का डेटा आया है कमज़ोर, उससे लगता है कि आगे जाकर इस साल में भी रेट कटौती यूएस की तरफ से देखने को मिलेगी। सिर्फ यूएस नहीं, चाइना की तरफ से भी देखने को मिलेगी, तो उसका सपोर्ट है। डेफिसिट लगातार है, माइनिंग को लेकर चिंताएं हैं, इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत स्ट्रांग है, तो इस सब का फ़ायदा हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर भी ऑल टाइम हाइज बने हैं, यूएस में, यूके में, शंघाई में और इंडियन मार्केट्स में। प्रोडक्शन को लेकर चिंताएं हैं, सामने डिमांड स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो एआई से है, ईवी से है, डेटा सेंटर से है, तो उसका फ़ायदा यहाँ पर कॉपर लगातार उठा रहा है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम 3 साल के हाइज पर है, टिन 3 साल के हाइज पर है, जिंक 1 साल के हाइज के आसपास है। तो जहाँ पर भी आप मेटल्स में देखें, अच्छी खासी बढ़त के संकेत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई बीएमसी चुनावों के लिए तैयार है। कल वोट डाले जाएंगे। पूरे 9 साल बाद मुंबई में बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव का मार्केट कनेक्शन भी है। कई सारी कंपनियां हैं जिन पर नतीजों का असर पड़ेगा। पूरी डिटेल्स इस पर बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। 9 साल के बाद कल मुंबई बीएमसी के चुनावों में वोट करती हुई नजर आएगी और बीएमसी अपने आप में देखें तो बहुत बड़ी है, क्योंकि देखिए 75,000 करोड़ से ज़्यादा का तो इसका एनुअल बजट होता है। मैं चेक कर रहा था कि 80,000 करोड़ से ज़्यादा के तो फिक्स डिपॉजिट हैं, तो साल में भारी भरकम ब्याज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन इसका बजट इतना ज़्यादा है कि कई राज्यों की तुलना में, इनफैक्ट 10 से 11 राज्य इस देश के ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा बीएमसी का बजट है। तो अपने आप में जो स्पेंडिंग होती है बड़ी मैसिव देखने को मिलती है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बताऊं तो एंटिली वेस्ट हैंडलिंग, इस स्टॉक पर आप नजर रख के चल सकते हैं। और दरअसल कुछ समय पहले आप देखें तो ऑलमोस्ट 1330 करोड़ के जो ऑर्डर्स हैं इन्हें मिले हैं। ये प्रोमिनेंट और डोमिनेंट प्लेयर है मुंबई के जो वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट पिकअप सर्विसेज है, इसको लेकर। तो इस स्टॉक पर आप नजर रख के चलेंगे। रिसेंटली बड़े ऑर्डर विन भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। अशोका बिल्डकॉन यहाँ पर भी देखें तो आपको नजर रखनी चाहिए। कारण ये है कि इनके एक जेवी है अडानी के साथ, जिसे 1816 करोड़ का मीठी रिवर रीडेवलपमेंट, जिसकी बात आप देखें क्लीनअप की कई सालों से कही जा रही है, उसको लेकर। इसके अलावा आप देखें तो अतिरिक्त ऑलमोस्ट 447 करोड़ के जो वर्क ऑर्डर्स हैं रोड को लेकर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन को लेकर, वो बीएमसी से मिले हुए हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप फोकस रखिएगा। मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप है ओवर द ईयर्स काफ़ी बदला है। चाहे आप मेट्रो की बात करें या फिर नए हाईवेज की बात करें, तो जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपको इनका नाम विजिबल हो जाएगा। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे भी जिनका थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल है। सबसे पहले देखिए लोढ़ा डेवलपर्स और रियल एस्टेट में, मुंबई के रियल एस्टेट में बहुत बड़ा प्लेयर है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो इनके जो प्रमोटर्स हैं मंगल प्रभात लोढ़ा, ये बीजेपी के एमएलए रहे हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ में क्रिस्टल इंटीग्रेटेड ये फैसिलिटी मैनेजमेंट करती है और हाल ही में आप देखें तो बीएमसी की तरफ से 71 करोड़ के इन्हें ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। और यहाँ पर भी देखें तो जो प्रमोटर फैमिली है ये बीजेपी की एमएलए है। और साथ में आप देखें तो मन इंफ्रा, यहाँ पर भी आप नज़र रखे चलेंगे। कारण ये कि इनका भी आप देखें तो घाटकोपर से बीजेपी के एमएलए हैं, तो यहाँ पर आपको एक असर देखने को मिल सकता है। तो आज सबकी नजरें अमेरिका पर टिकी हुई है, जहां एक बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। आज ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकती है। फैसले का क्या होगा भारत पर असर, बता रहे हैं यतिन मोहता। ट्रम्प टैरिफ की जो मूवी है उसका आज क्लाइमैक्स है और कहीं ना कहीं ये जो ट्रम्प के लगान है इस पे लगाम लगेगी कि नहीं ये देखना पड़ेगा। आज अमेरिका की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला लेने वाली है ट्रम्प के टैरिफ के संवैधानिक होने पे या ना होने पे। आज भारतीय समय में लगभग 8:30 बजे रात को, यानी यूएस में सुबह का टाइम होगा, तो 8:30 बजे के बाद कभी भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प टैरिफ के ऊपर एक फैसला ले सकती है। और अमेरिकी सट्टा बाजार की बात करें, जो पॉली मार्केट है जहां प्रोबेबिलिटी होती है हर इवेंट की, वो ये बता रही है कि शायद ये जो फैसला है ये ट्रम्प के पक्ष में ना जाए। और कहीं ना कहीं ये जो ट्रम्प के खिलाफ अगर फैसला जाता है तो बहुत ही इसके बड़े असर ग्लोबल लेवल पे होने चाहिए। ऑब्वियसली अगर ये फैसला ट्रम्प के अगेंस्ट जाता है तो इसका बेनिफिशियरी इंडिया और चाइना और बहुत ही बड़े पैमाने पे है, क्योंकि ग्लोबली हम ही दो ऐसे कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपको टैरिफ लगता हुआ नज़र पड़ सकता है। और वर्स्ट केस में अगर ये ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिवली लगाती है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट और इस ट्रम्प टैरिफ को खारिज करती है पूरी तरीके से,
तो वहाँ की सरकार को $250 बिलियन रिफंड करने होंगे। जो अभी तक के टैरिफ में उन्होंने कलेक्शन किया है $250 बिलियन का, वो रिफंड करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर भी ट्रंप साहब ने ट्रूथ सोशल पे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ें डाली हैं। लेकिन अगर हम बेसिक सिनेरियो पकड़ें तो तत्कालीन कदम शायद ये होगा कि सेक्शन 122 को लागू किया जाए और 150 दिन के लिए 15% टैरिफ लगाने का प्रावधान करें, क्योंकि पूरा का पूरा अगर डिसीजन रिवर्स होता है तो सेक्शन 122 सबसे ईजी तरीका है ट्रंप साहब को इस चीज़ को लागू करने के लिए। और पैरेलली सेक्शन 301 वो लागू कर सकते हैं, जिससे ट्रंप अपने टैरिफ्स दूसरे कंट्रीज पे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी उनको सीनेट में जाना पड़ेगा, वहाँ की जो पार्लियामेंट्री बॉडीज़ हैं यहाँ जाना पड़ेगा और उसको पास कराना पड़ेगा। और कांग्रेस से और वहाँ की मेजॉरिटी से इसको पास कराना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो छोटी अवधि में शायद ये एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा भारतीय बाजारों के लिए। बुलेटिन में अब बात करेंगे बजट की। बजट में सरकार इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकती है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आईटी मंत्रालय ने स्कीम के लिए ज्यादा आवंटन की मांग की है। ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ मौजूद है असीम मनचंदा। असीम, बताइए आईटी मंत्रालय ने आखिर क्या मांग की है? सरकार देश में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एक पीएलआई स्कीम की शुरुआत की हुई है, जिसका आउटले करीबन 22,800 करोड़ रुपए के आसपास का है। जब सरकार ने ये स्कीम शुरू की थी तो सरकार को ये उम्मीद थी कि इसमें करीबन 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि स्कीम को कवर करने के लिए काफी होगा। लेकिन जब सरकार ने ये स्कीम शुरू की तो इसको बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिला। कंपनियों ने इसके अंदर जम करके आवेदन किए तो करीबन 1,15,000 करोड़ रुपए के सरकार के निवेश के पास प्रपोजल आए हैं। सरकार ने इन प्रपोजल्स को मंजूरी देने की शुरुआत भी कर दी है। अभी तक जो 46 प्रपोजल है उनको मंजूरी मिल चुकी है और सरकार का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है सरकार ने कि साल 2030 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो एक्सपोर्ट है वो करीबन $100 बिलियन का सरकार ने करने के लिए लक्ष्य रखा है। तो सरकार बाकी जो प्रपोजल्स है उसको भी मंजूरी दे सकती है। लेकिन जो बजट के लिए जिसके लिए जो आवंटित हुआ था वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। तो जो आईटी मंत्रालय वो चाहता है कि वित्त मंत्री इसका स्कीम का जो आउटले है उसको बढ़ा करके दोगुना कर दे। तो आने वाले दिनों में जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उसके अंदर हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है उसका बजट लगभग दोगुना होता हुआ देख सकते हैं। अभी ये 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का स्कीम है, लेकिन इसको बढ़कर के 44,000 करोड़ रुपए के आसपास किया जा सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बजट में नई ड्रोन स्कीम आने की संभावना है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है संवाददाता रोहन सिंह। रोहन, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को आखिर कैसे बूस्ट मिलने वाला है? जी, सरकार ड्रोन सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी स्कीम लाने जा रही है, जिसको लेकर प्रस्ताव विमानन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। और ये जो नई स्कीम होगी ये पूरे ड्रोन इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगी। ये पिछली जो ड्रोन पीएलआई स्कीम थी जो 2024 में एक्सपायर कर गई थी उसकी जगह लेगी। लेकिन ये जो नई स्कीम है ये पिछली स्कीम के मुकाबले कहीं ज़्यादा बड़ी होगी, स्कोप के मामले में भी और टोटल आउटले के मामले में भी। ये सपोर्ट करेगी न सिर्फ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बल्कि ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को, साथ ही ड्रोन एज अ सर्विस को, एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उसको भी ये सपोर्ट करेगी। साथ ही जो ड्रोन के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं इनको स्वदेशी बनाने पे जोर रहेगा। लोकलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा इसमें फोकस रहने वाला है। और पिछली स्कीम से कैसे अलग होगी, तो पिछली स्कीम पे जहाँ फोकस सिर्फ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पे था, यहाँ पर फोकस होगा पूरे इकोसिस्टम पर। और जहाँ पिछली स्कीम में जो इंसेंटिव दिए जाते थे वो जो फाइनल सेल्स है उसके आधार पर दिए जाते थे, यहाँ जो इंसेंटिव दिए जाएंगे, यहाँ अगर कोई कंपनी जो एलिजिबल पाई जाती है अगर निवेश करने का फैसला भी करती है तो उसके एवज में भी जो इंसेंटिव है उसको देने का फैसला किया जाएगा। और पिछले कुछ समय में कई सारे दौर की जो मीटिंग है वो हो चुकी है, पीएमओ के लेवल पे भी हो चुकी है, वित्त मंत्रालय के लेवल पे हो चुकी है और इस बात की संभावना है कि आगामी बजट में इस स्कीम की घोषणा की जाएगी। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिसंबर में थोक महंगाई में 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर WPI नंबर के -0.32% से बढ़कर 0.83% पर आ गई है। इसमें खाद्य महंगाई, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की महंगाई, सब्जी और अनाज की
थोक महंगाई का सबसे बड़ा योगदान है, जबकि फ्यूल, अंडे, मांस, आलू जैसे घटकों की महंगाई में नरमी देखी गई है। थोक महंगाई में इस वृद्धि के साथ WPI और CPI का अंतर भी कम हुआ है। पिछले महीने के मुकाबले ये अंतर 1% की जगह अब आधा प्रतिशत ही रह गया है। आज पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है। मकर संक्रांति के पर्व पर हजारों श्रद्धालु नदियों में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, गंगासागर से लेकर अयोध्या तक भक्तों का तांता लगा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और तिल गुड़ के साथ खिचड़ी के दान का विशेष महत्व माना गया है। इधर प्रयागराज में भी माघ मेला लगा हुआ है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंची है। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्सों में मकर संक्रांति कल मनाई जाएगी, लेकिन कई हिस्सों में आज ही लोग उत्साह से संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह भी मकर संक्रांति के पर्व पर गुजरात पहुंचे। गांधीनगर में अमित शाह पतंग उत्सव में शामिल हुए और अपनी पतंग उड़ाते हुए नजर आए। शाह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जमकर पतंगबाजी का आनंद लिया। इससे पहले शाह ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। तो आज अहमदाबाद समेत पूरा गुजरात छत पर पतंग उड़ा रहा है। ऐसे ही पुराने अहमदाबाद के एक कलरफुल माहौल का जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। इस वक्त मैं पुराने अहमदाबाद की पौड़ में मौजूद हूं और आप देखिए कि लोगों का उत्साह कितना जोरदार है। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर उनको कैसा लगा। बताइए, आप यहाँ कितने साल से आ रही है? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन आज मेरा बर्थडे और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सारा अहमदाबाद मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो न्यू अहमदाबाद में जो हमारी संस्कृति है वो भुलाती जा रही है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड सिटी में ये संस्कृति अभी भी जीवित नजर आती है। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर माहौल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी पतंग उड़ रही है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। कुछ और लोगों से भी प्रतिक्रिया लेते हैं। आप बताइए, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे बहुत मजा आ रही है। बहुत सारे आजू बाजू बहुत पतंग सब लोग जगा रहे हैं। बहुत एक्साइटिंग डे आज। अहमदाबादियों का उत्साह देखिए। ये आप देखिए, इनका जो शर्ट है वो पूरा पतंग से भरा है। इतने भाई, कितने साल से यहाँ मेहमानों को बुला रहे हैं आप? करीबन 15 साल हो गए। 15 साल से तो लोग आते हैं। सुबह 9 बजे से चालू होता है 14 तारीख को, तो 7 बजे तक चलता है। लोग आते हैं, जाते हैं और मजे करते हैं। एवरीबॉडी एंजॉयज। लोग अपना मतलब जो न्यू सिटी है वहाँ से यहाँ पर आते हैं। आप कुछ बताएंगे? जी, मैं यहाँ पर लाइव स्केचिंग कर रही हूँ। सो लाइक पौड़ में बहुत अच्छा हमेशा माहौल होता है। राइट। आप क्या कहेंगे मैडम? मैं सैटेलाइट से फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट आई थिंक दिस इज अ रियल अहमदाबाद। इफ यू वांट टू सी द विजिट पोर्ट, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वेरी नाइस। बिल्कुल। तो आप आकाश में भी देखिए कि पतंग से भर चुका है। यहाँ पर जैसे जैसे शाम होती जाएगी पूरा आकाश है वो भरा जाएगा पतंग से। और सिर्फ एक दिन नहीं, लेकिन कल भी यही माहौल रहेगा। तो सिर्फ ये फेस्टिवल अहमदाबाद गुजरात का नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश का और यहाँ से लेकर पूरी दुनिया में हमारा काइट फेस्टिवल है वो ऐसे ही प्रसिद्ध होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। वहीं मकर संक्रांति के साथ आज पोंगल का त्योहार भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में पोंगल का पर्व मनाया। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर हो रहे पोंगल के उत्सव में पीएम मोदी शामिल हुए। पर्व के दौरान पीएम मोदी ने गाय को खाना भी खिलाया। साथ ही पीएम मोदी ने तमिल संस्कृति को भारत और मानवता की साझा विरासत बताया और कहा कि पोंगल पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत करता है। पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। अब आपको बता दें आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक के बारे में। सरकार के कहने पर क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 10 मिनट में डिलीवरी के दावे करना बंद कर दिया है, लेकिन क्या इससे डिलीवरी पार्टनर्स की समस्या सुलझ जाएंगी? इसी पर होगी एक चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में।
आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।